वेलकम टू द न्यूज़ अगेन। मैं हूं आतिफा काजी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके जीएस पेपर 3 से जुड़ा रहेगा। लेकिन हम अपनी खबर को देखें उससे पहले आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि दृष्टि आईएएस की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के क्विक रिवीजन कोर्स में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। कब से? 12 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं और इसका मोड ऑनलाइन रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड आप जो भी जानकारी चाहते हैं, यहाँ दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 8750187501, दूसरा नंबर है 9319290700। इन नंबर्स पर आप कॉल करके इससे रिलेटेड बाकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे अपनी खबर की। तो ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने एक अपनी इकोनॉमिक आउटलुक इंटरिम रिपोर्ट जारी की है। उसमें उसने भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12.6% कर दिया है। इसको बढ़ाने के पीछे उसने कारण भी बताए हैं कि किन वजहों से उसने ऐसा किया है। जो ये वृद्धि का अनुमान, जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाया गया है, उसके पीछे की वजह बताई है। तो पहले हम उससे जुड़ी मुख्य बातें देखते हैं कि उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है और फिर आगे उससे जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। तो इस रिपोर्ट की बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट का पहले शीर्षक देखिए। शीर्षक क्या था इसका? स्ट्रेंथनिंग द रिकवरी, द नीड फॉर स्पीड। ये इसकी इंटरिम रिपोर्ट का, इकोनॉमिक आउटलुक इंटरिम रिपोर्ट का शीर्षक था। और इसमें इसने क्या बताया है कि जो मजबूत और अर्ध राजकोषीय उपाय है, यानी कि जो सरकारों ने उपाय किए हैं इसके लिए, जो कोरोना काल जैसे पूरा साल कोरोना में रहा, तो उससे उबरने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने जो भी वित्तीय सहायताएं की हैं, स्कीम्स चलाई हैं, उन सभी की वजह से, उनको देखते हुए ये जो अनुमान है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा जैसे अब कोविड को लेकर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है सभी देशों में, क्योंकि भारत के लिए नहीं और भी बहुत सारे देशों के लिए ये अनुमान उसने बढ़ाया है अपने रिपोर्ट में। तो उसके लिए यही वजह बताई है कि जो कंट्रीज़ ने अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए जो अलग अलग स्कीम्स चलाई, जो भी वित्तीय सहायताएं दी हैं, उन सबको इसका रीज़न बताया। साथ साथ जो अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, इसको भी इसका एक रीज़न बताया है। और भारत के अलावा बात करें तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, इन सभी देशों में जो भी स्कीम्स चल रही हैं अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से 2021-22 में ये वृद्धि में उन देशों की वृद्धि के लिए, जो जीडीपी वृद्धि दर है उसकी वृद्धि के लिए सहायक होंगी। तो 2021-22 के लिए ये अनुमान उसने बढ़ाए हैं। इसकी रिपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया की बात करें 2020-21, 2021-22 और 2022-23। तो 2021-22 की बात करें हम, तो 21-22 में इंडिया की बात करें, इंडिया में 12.6% की बात की है उसने अपने अनुमान में। जो इंटरिम रिपोर्ट है उसमें कहा है कि 12.6% रह सकती है इसकी जीडीपी वृद्धि दर। तो इसमें पिछली जो इसकी आउटलुक रिपोर्ट थी, जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट थी, तो उसमें इसने उससे और अब तक 4.7% की बढ़ोतरी की है इसने अपने अनुमान में, यानी कि इतना परसेंट बढ़ाया है इसने। और 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि इसके पहले अनुमान के मुकाबले 0.6% बढ़ा है इसमें। और बाकी और कंट्रीज़ की भी बात करें, बहुत इसमें सभी कंट्रीज़ का दिया। जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी में 3.0% का अनुमान लगाया गया है, जो कि इसके पिछले अनुमान से 0.2% ज़्यादा है। हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 6.5% का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले अनुमान के मुकाबले 3.3% ज़्यादा है। इतना डिफरेंस है पिछले अनुमान में और अब के अनुमान में इसके अलावा हम रशिया की बात करें तो रशिया में 2.7% का अनुमान लगाया गया है और ये इसमें कमी दर्ज की गई है, यानी -0.1% इसमें कम किया गया है। और हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में 4.5% की बात की गई है और इसमें भी 1.3% का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है। इसमें संकुचन की भी बात की गई है कि जो अर्थव्यवस्था के संकुचन की 2020-21 के लिए, तो उसको देखें तो वो 2020-21 में वो भी 7.5% की बात की गई है।
और 2021-22 के लिए जैसे मैंने बताया यहाँ भी वही है कि 12.6% की 2021-22 के लिए, और 2022-23 के लिए जो अनुमान है वो 5.4% है। अमेरिका की हमने बात की, अमेरिका का हमने देखा, जर्मनी का देखा, तो इस वाले आंकड़े में भी वही सारी बातें बताई गई हैं। तो ये उसकी आउटलुक रिपोर्ट की बात है। अब इकोनॉमिक जो ये वर्ल्ड OECD का इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये क्या है? ये एक द्विवार्षिक विश्लेषण है, द्विवार्षिक आती है रिपोर्ट, और ये क्या विश्लेषण करता है? जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके प्रमुख आर्थिक रुझान और संभावनाओं का विश्लेषण होता है इसके अंदर ही। जैसे मैंने बताया कि अनुमान लगाता है जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके प्रमुख आर्थिक रुझानों को देखते हुए कितनी उनकी GDP वृद्धि दर रहेगी, उसकी संभावना का विश्लेषण इसमें दिया जाता है। और ये किस आधार पर तैयार होती है? ये इसका इकोनॉमिक डिपार्टमेंट तैयार करता है, और इसका आधार क्या होता है? जो इसके सदस्य देश हैं तो वो अपनी अर्थव्यवस्था की समीक्षा तैयार करते हैं अलग अलग आधार पर, और उस समीक्षा के आधार पर ही ये आउटलुक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस आउटलुक रिपोर्ट में क्या है? जो ये अलग अलग देश हैं उनकी जो समीक्षा करके जो रिपोर्ट पेश होती है उसका एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय विकास पर, आपसी प्रभाव को, यानी कि इन देशों के आपस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका इसमें आकलन किया जाता है। तो ये बात हुई इसकी रिपोर्ट की, अंतरिम रिपोर्ट की। अब हम बात करते हैं OECD की कि OECD क्या है। तो ये एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में जो लोग हैं उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए जो अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि किस तरीके से सामाजिक कल्याण में सहायक होंगी, किस तरीके से उनका लोगों के सामाजिक कल्याण किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाया जा सकता है, उन पॉलिसीज के वैश्विक स्तर पर, इस तरह की पॉलिसीज को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का ये काम करता है, इसका ये उद्देश्य है। मैंने बताया 1961 में स्थापना हुई थी इसकी, लेकिन OECD का पहले कुछ और नाम था। क्या नाम था वो? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी OEEC। लेकिन बाद में इसका 1961 में ये OECD अस्तित्व में आया, OECD बना ये इससे OEC से बदलकर, और वर्तमान में इसके 37 सदस्य राष्ट्र है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि OECD का सबसे लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सी है? OECD की बात हो रही है, OECD की लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सी है? 37 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ये बात हो गई OECD की। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने, क्योंकि इसने इसमें कारण बताए कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं, भारत की भी बात की इसने, सभी की बात की, वैश्विक स्तर पर बात की है कि सभी ने जो कोरोना का पूरा काल रहा उससे निपटने के लिए, उससे उबरने के लिए जिस तरीके से स्कीम्स चलाई हैं, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को अपने बढ़ावा देने के लिए, अलग अलग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए काम किया है, तो उसको इसने कारण बताया। और वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है कोरोना का, उसको भी इसने वजह बताई। तो इसी के मद्देनज़र हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि सरकार ने क्या पहले की हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इस अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, कोरोना से जिस तरीके से हम जूझ रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करें आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो ये कोई पर्टिकुलर एक स्कीम नहीं है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स को, जितने भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सभी को बूस्ट करने के लिए, उन सभी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इसके अंदर फंड एलोकेट किया जाता है, ताकि हर क्षेत्र अपने आप में आगे बढ़ सके, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। और ये 3 फेज में इसको किया गया है, इसीलिए इसको नाम, एक पर्टिकुलर टर्म दे दी गई, आत्मनिर्भर भारत 1.0, 2.0, 3.0। अभी हाल ही में 3.0 आया है। उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी चलाई गई है, और इस जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 है, इसके अंदर 2,65,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की अभियान की बात की। इसके ये इसलिए है ताकि अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार भी, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार भी पैदा होंगे, तो इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी। तो इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। PLI स्कीम की बात करें, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव स्कीम। तो ये स्कीम बेसिकली क्या है कि जो जिन सेक्टर्स की हमने बात की है, इन सेक्टर्स में प्रोडक्शन को बढ़ाने के स्तर पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, या क्योंकि अगर कोई भी सेक्टर प्रोडक्शन को अपने बढ़ाता है मैनेज्ड वे में, यानी कि अपनी सेल्स को भी ध्यान में रखते हुए कि सेल्स को भी बढ़ाएगा, वो अपनी सेल्स किस तरीके से उसकी बढ़े, ये नहीं कि प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन रखा हुआ है, सामान तैयार है और उत्पाद तैयार है लेकिन वो बिक नहीं रहे। लेकिन इसके अलावा बेचने पर भी ध्यान दे, एक सिस्टमैटिक मैनेज्ड वे में अपनी सेल को भी बढ़ाए और फिर उसके आधार पर प्रोडक्शन को बढ़ाए। तो इससे क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा लोगों में, अलग अलग सेक्टर्स में कंपटीशन बढ़ेगा कि अगर हम अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, अच्छी सेल्स करते हैं तो हमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इसके बाद हम कोविड-19 टीकाकरण की बात करें तो कोविड-19 टीकाकरण अभियान की बात करते हैं तो बजट जो अभी बजट 21-22 का हमारा आया था, इसके अंदर सरकार ने इसके अंदर 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था कोविड-19 टीकाकरण के लिए। तो कोविड-19 टीकाकरण अभियान से क्या फ़ायदा है कि जैसे हमने देखा कोरोना के अंदर सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी सब बंद हो गई थी क्योंकि पूरी तरह लॉकडाउन हो, जिससे कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो फैले नहीं, आगे कोरोना और ज़्यादा प्रसारित ना हो। तो उसको रोकने के लिए सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन लगाया तो प्रोडक्शन ख़त्म हो गया, प्रोडक्शन ख़त्म हो गया तो रोज़गार चले गए। तो अब लेकिन क्योंकि धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज़ खुल रही हैं, ऑलमोस्ट खुल गई हैं, तो उसकी वजह से क्या है अब, लेकिन फिर भी लोगों में ये डर कि अगर जॉब पर जाते हैं, काम करने बाहर निकलते हैं, तो जो एक डर था कि कोरोना से इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो उसके लिए जो अब ये कोविड-19 टीकाकरण अभियान सरकार ने शुरू किया है, तो ये भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि अब लोगों में डर नहीं रहेगा कि अगर कोरोना हो भी जाता है तो उनके पास वैक्सीनेशन का ऑप्शन है, वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये अभियान भी, इसकी जैसे हमने बात की थी कि जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि इससे भी, इसको देखते हुए भी अनुमानों को बढ़ाया गया है, तो इससे फ़ायदा मिला है। बजट 2021-22 की हमने बात की ही थी कि इन सभी की बात हमारे बजट में की गई थी। और बाकी बजट से रिलेटेड आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस पर हमारा पूरा इन न्यूज़ प्रोग्राम था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप वहाँ जाकर इससे रिलेटेड पूरी बजट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो ये बात हुई सरकार की पहलों की। अब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि सरकार ने पहले भी शुरू की लेकिन फिर भी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं। तो वो चुनौतियां क्या है, सबसे पहली तो चुनौती है बेरोज़गारी की। जिस तरीके से अभी वही पूरा बात हम कोरोना की कर रहे थे कि उसकी वजह से पूरा साल जिस तरीके से सब कुछ ठप पड़ गया था, तो जाहिर है प्रोडक्शन बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया तो रोज़गार ख़त्म हो गए, इन्वेस्टमेंट नहीं उनमें, तो रोज़गार ख़त्म होने से बेरोज़गारी बढ़ गई। तो बेरोज़गारी की समस्या भी सरकार के सामने है। तो इसलिए सरकार अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने पर भी ध्यान दे रही है कि इन्वेस्टमेंट आए इससे ज़्यादा से ज़्यादा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की हमने PLI स्कीम की बात की, तो सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है कि जिससे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोगों में मांग बढ़ेगी, तो जब लोगों में मांग बढ़ेगी तो जाहिर बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये बेरोज़गारी की समस्या सरकार के सामने है। इसके अलावा बात करें तो असमानता सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि एक बात है कि जो हम वृद्धि दर की, अब जो GDP वृद्धि दर की बात कर रहे थे, तो ये हो गया संख्यात्मक बात हो गई, लेकिन जो असमानता है, यानी कि जो हम विकास की बात करते हैं कि विकास को भी बढ़ाना ज़रूरी, विकास पर फोकस करना ज़रूरी है, कि असमानता कोई एक क्षेत्र में नहीं है कि जो हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं, हर तरीके की असमानता जो विद्यमान है, और इस कोरोना ने इस तरीके की असमानता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी कि जो कोरोना के टाइम में हमने देखा कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, गरीब थे वो और गरीब हो गए। इसके बहुत सारी वजह रही, क्योंकि कोरोना के टाइम पर जैसे सब कुछ बंद था, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे कि जहाँ के वर्कर्स को अपने लिए वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी कुछ ही लोगों को अवेलेबल थी, और उनमें भी अगर कुछ को अवेलेबल भी थी तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे कि अगर उनके पास लैपटॉप या डिजिटल डिवाइसेस हैं या उनको उनके ऑफिस ने मुहैया कराई हैं, तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से
बहुत सारे लोग काम नहीं कर सके, बहुत सारे काम इस तरीके के थे जो वर्क फ्रॉम होम में हो नहीं सकते थे, तो इसलिए इसने भी असमानता को बढ़ाया, तो वो लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी बढ़ी तो जाहिर बात है आर्थिक असमानता जो ये गैप है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो और बढ़ गया पूरा पिछले साल की वजह से, अमीर और ज़्यादा अमीर होते गए, गरीब और ज़्यादा गरीब होते चले गए। तो ये असमानता की खाई और ज़्यादा गहराती गई। अगर हम शुरुआत से देखें आज़ादी से लेकर अब तक का, तो सरकार के सामने हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा असमानता का, किस तरीके से जो आर्थिक समानता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके, विकास अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से किया जा सके, क्योंकि हर वर्ग की परेशानी अलग है, जो गरीब तबका है उसको लेकर। तो इस कोरोना की वजह से ये वाली जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये सरकार के सामने और ज़्यादा उभर कर आ गया है कि विकास का जो मुद्दा है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों में, श्रमिकों में, उन सबको लेकर ये चुनौती ज़्यादा मुँह बाए खड़ी है। बढ़ता है एनपीए की बात करें तो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ये भी जब जैसे जो बात कर रहे थे हम कि एनपीए की, तो बैंकों से जब ऋण लेकर उनको लौटाया नहीं जाता तो इस तरीके से उनके पास एनपीए बढ़ता चला जा रहा है उन पर। तो ये भी एक समस्या है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है। तो इसको, ये सारी सरकार के सामने समस्याएं हैं कि क्योंकि ये समस्याएं जब तक रहेंगी तो अर्थव्यवस्था का विकास भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि जैसे सरकार ने स्कीम्स चलाई, तो आगे और इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उनकी हम बात करें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, तो अभी हम जिन स्कीम्स की बात कर रहे थे तो सरकार ने इसी उद्देश्य से इन स्कीम्स को लॉन्च किया। ये सब इन्वेस्टमेंट इसीलिए बढ़ाया कि रोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जो उद्योग हैं वो तरक्की करेंगे, वो बूस्ट होंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे हम बात कर रहे थे असमानता की, तो आर्थिक असमानता की अगर खाई को ख़त्म करना है तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना होगा कि किस सेक्टर को, किस क्षेत्र के जो कौन सा वर्ग, किसकी ज़रूरत कितनी है, ग्रास रूट लेवल पर ये देखना होगा कि किस क्षेत्र को विकास के लिए कितना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि जो अलग अलग, जैसे अब कोरोना में हमने देखा था कि जो गरीब थे और ज़्यादा गरीब होते चले गए, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे कि जिनके पास घर पे वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो बिल्कुल रोज़गार उनका ख़त्म था। तो इस तरीके के जो श्रमिक हैं उनको आइडेंटिफाई करने की, इस तरह के कामों को आइडेंटिफाई करने की, वर्क को आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से अलग अलग स्कीम्स चलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऋण ढांचा और समाधान की बात करें तो ऋण ढांचा यानी जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा, ताकि उनको बढ़ावा देकर जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, तो जाहिर बात है विकास को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और उसी के लिए, समाधान के लिए, जैसे हम बात करें एनपीए की भी बात कर रहे थे, तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे 4R स्कीम्स वगैरह है, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है, तो सरकार अलग अलग स्कीम्स पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि और ज़्यादा फोकस तरीके से इन मुद्दों पर काम किया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था को और सही तरीके से विकास किया जा सके और हर तरीके की जो भी इनइक्वालिटी है, जैसे हम आर्थिक असमानता की बात करें, तो उन सबको ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके बहुत हद तक। तो ये हमारे कुछ उपाय जो, या वे फॉरवर्ड कह सकते हैं, कि इन सब समस्याओं को, ये चुनौतियों को दूर करने के लिए। अब आप आज का प्रश्न देख लें। आज के प्रश्न में हमने आपके लिए, यूपीएससी ने 2015 में एक प्रश्न पूछा था इस टॉपिक पर, तो हम उस प्रश्न को आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। तो प्रश्न आप नोट करिए। हाल के समय में आर्थिक समृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन समृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।